नमस्कार, आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के जान गए होंगे कि आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का जो सेकेंड चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी मात्रक तथा मापन, उससे हम लोग पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। तो बिना देर के हुए, बिना समय को गंवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आगे। तो क्लास 11th का उसे देखने जा रहे हैं। तो क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है, उसका नाम है मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन, जिसे इंग्लिश में यूनिट्स एंड मेजरमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि क्या होता है। इस वीडियो से पहले भी आपको हम एक वीडियो दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं। उस वीडियो में आपको हम विमीय सूत्र ज्ञात करना सिखा दिए हैं। तो आखिर इस वीडियो के पहले उस वीडियो को अपलोड करने का पर्पस क्या है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। यहाँ पे एक टर्म आया भौतिक राशि, कि आखिर भौतिक राशि हम लोग किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि हम लोग किसे कहते हैं, तो जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं। एकदम शॉर्ट डिफिनेशन, इससे छोटा डिफिनेशन हो ही नहीं सकता है। जिसे हम लोग माप सकते हैं यानी विच कैन बी मेजर, जिसे मेजर किया जा सकता है उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कहा जाता है। तो दुनिया के वह सारी चीजें जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कहलाएगा। जैसे लंबाई, बल, त्वरण, etc, जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, बल, त्वरण। तो हम लोग किसे नहीं नाप सकते हैं, तो बताइए कि अभी आपको दर्द है या अभी आपको दुख है, तो कितना दुख है मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। बस ऐसे बता सकते हैं कि थोड़ा सा दर्द है या थोड़ा अधिक दर्द है, लेकिन उसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। तो जिसे हम लोग नहीं माप सकते हैं उसे हम लोग भौतिक राशि नहीं कहेंगे, जैसे कि दर्द, दुख, जलन, इस तरीके से। लेकिन जिससे हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। यानी विच कैन बी मेजर दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड विच कैन नॉट बी मेजर दैट नॉट बी कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहेंगे, लेकिन जिसे हम लोग नहीं नाप सकते हैं उसे हम लोग भौतिक राशि नहीं कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भौतिक राशि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एग्जाम आप लोग अगर देते होंगे तो एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट लिख दिया जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दे। तो भौतिक राशि का इतना शॉर्ट डिफिनेशन है, इस यह अनुमान मत लगे कि इतना शॉर्ट है, यही इतना शॉर्ट डिफिनेशन भौतिक राशि के पूरे बातें को बता दे रहा है। तो हम लोग याद करने में आसानी है कि भौतिक राशि उसे कहा जाता है जिसे मापा जा सकता है, और जिसे नहीं मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि नहीं कहा जा सकता। भौतिक राशि का डिफिनेशन हुआ लंबाई, बल, त्वरण, संवेग, कार्य, etc। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब समझना स्टार्ट करेंगे कि आखिर भौतिक राशि कितने प्रकार के होता है। तो आपको बता दें कि भौतिक राशि जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज।
और दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि भौतिक राशि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो यहाँ पे हम लोग समझना चाहेंगे कि आखिर मूल राशि क्या होती है। तो यहाँ पे इसका नाम से ही क्लियर है कि आखिर मूल राशि हम लोग किसे कहते हैं। तो मूल राशि, देखिए, मूल कहने का अर्थ है जो सबसे हेड हो। मूल कहने का अर्थ है कि जो सबसे हेड हो, यानी वैसी राशि जिसको परिभाषित करने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं हो, यानी मूल राशि वह कहलाती है। मूल राशि कौन सी राशि को कहा जाता है? जो सबसे हेड हो, यानी फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि में जो हेड राशि है उसे हम लोग मूल राशि कहते हैं। तो आप यहाँ से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसी राशि जिसे परिभाषित करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं हो उसे हम लोग मूल राशि कहते हैं। देखिए, यहाँ नाम ही इसका है मूल। मूल कहने का मतलब सबसे हेड। जैसे कि घर में अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है तो उस व्यक्ति को किसी बात की परमिशन लेने के किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह घर का सबसे हेड व्यक्ति है, मूलभूत है। यानी मूल कहने का अर्थ है सबसे हेड। और हेड राशि को परिभाषित करने के लिए दूसरा का क्या उपयोग लेना है? जब खुद कोई, मान लेते कोई कॉलेज है या कोई स्कूल है, उसका प्रिंसिपल को किसी और से कोई परमिशन लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहाँ का सबसे मूल कौन है? प्रिंसिपल। उसी तरीका से यहाँ पे मूल राशि जो है वह वैसी राशि है जिसे परिभाषित करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मूल राशि की संख्या आपको बता दें हम कि 7 होती है। कितना होती है? 7। तो अभी आपको बताएं कि जिसे मापा जा सकता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशि किसे कहते हैं अभी आपको बताएं कि वैसी राशि जिसे परिभाषित करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं हो, मूल राशि कहलाता है। मूल राशि की संख्या 7 होती है। द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा जो है ताप, एंड छठा जो है ज्योति तीव्रता, और सातवां को हम लोग कहते हैं पदार्थों की मात्रा। देखिए, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहा जाता है मास, लंबाई को इंग्लिश में कहा जाता है लेंथ, समय को हम लोग जानते हैं कि टाइम कहा जाता है, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट TEMPEREUTRE, टेम्परेचर। ज्योति तीव्रता को कहा जाता है लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। पदार्थों की मात्रा की इंग्लिश होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मूल राशि की संख्या 7 होती है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की मात्रा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसकी संख्या 7 ही क्यों है? इसकी संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती थी, लेकिन आखिर इसकी संख्या 7 ही क्यों है? तो पूरा विश्व के साइंटिस्टों को एक बार एक चाय मीटिंग पे, यानी टी मीटिंग पे बुलाया गया, और उस मीटिंग में सभी देश के लगभग साइंटिस्ट पहुंचे। और उस मीटिंग में बात करते करते लोग एक समय ऐसे स्थिति में पहुंच गए, सभी लोग मिलकर और वहाँ पे सहमति भरे कि हम लोग इस 7 जो राशि है, इस राशि को ही आज के बाद हम लोग मूल राशि मानेंगे। यानी कोई भी व्युत्पन्न राशि होगा उसे हम लोग इतना ही से मिलाकर
उत्पन्न करेंगे। तो यह हम लोग के द्वारा मानी गई है। इसकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन उस समय हमारे जो साइंटिस्ट थे 7 को ही मूल राशि में रखें, तो आज इसकी संख्या 7 ही है। अगर उस समय इसे और ज़्यादा रखते तो इसका संख्या ज़्यादा हो सकता था, या कम मानते तो इसकी संख्या आज कम होती, लेकिन उस समय यहाँ पे 7 ही इसको माना गया, इसलिए मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं, आप समझिए कि जिसे हम लोग माप सकते हैं, यानी विच कैन बी मेजर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाएगी। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, मूल राशि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि जिसे कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अभी आपको बताया फंडामेंटल यूनिट यानी मूल राशि किसे कहते हैं। तो वैसी राशि जिसे परिभाषित करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होगा, मूल राशि कहलाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगा। इसकी संख्या 7 है। पहला द्रव्यमान जिसे इंग्लिश में मास कहा जाता है, दूसरा लंबाई जिसे लेंथ कहा जाता है, समय जिसे टाइम कहा जाता है, विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ताप जिसे टेम्परेचर कहा जाता है, ज्योति की तीव्रता जिसे लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी कहा जाता है, और पदार्थों की मात्रा जिसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे है एक टर्म व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि बहुत ईजी है, इसमें नाम ही इसका है व्युत्पन्न, यानी जिसका उत्पत्ति किसकी हेल्प से हो? मूल राशि के हेल्प से हो, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। वैसी राशि जिसकी उत्पत्ति मूल राशि की सहायता से हो, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। तो आखिर व्युत्पन्न राशि कौन कौन से है? तो इन सातों को छोड़ के जितना भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है, सबको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे बल, कार्य, वेग, सबको हम लोग यहाँ पे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। कि आखिर हम लोग बल को व्युत्पन्न राशि क्यों कह रहे हैं? गौर से यहाँ पे समझिए। हम लोग जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए यहाँ द्रव्यमान एक मूल राशि है, और त्वरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेग बटा समय लिख सकते हैं। वेग को क्या लिख सकते हैं? विस्थापन अब बटा समय, यानी समय का स्क्वायर हो गया। तो कोई ऐसी राशि जो द्रव्यमान पे भी डिपेंड कर रहा है, समय पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी वैसी राशि जो 2 राशि पे डिपेंड करे या 2 से अधिक राशि पे डिपेंड करे, उससे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी जो ऐसे बल, कार्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। देखिए विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, बल जिसे हम लोग यहाँ पे भी लिखे द्रव्यमान गुना त्वरण गुना विस्थापन। तो द्रव्यमान, कार्य जो है द्रव्यमान पे भी डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे अभी त्वरण को छोड़िए, विस्थापन यानी लंबाई पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी वैसी राशि जो 1 से अधिक राशि पे डिपेंड करे उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या वैसी राशि जिसकी उत्पत्ति मूल राशि की सहायता से होती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो इसके बाद एक टर्म आता है पूरक राशि। पूरक राशि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बहुत पूरक राशि। आपको बता दें हम कि पूरक राशि की संख्या 2 होती है, एक कोण, दूसरा घन कोण। देखिए मान लेते हैं कोई यहाँ पे गोला है, इस गोला में यहाँ पे थीटा डिग्री इंगित कर रहा है, यानी यहाँ पे थीटा डिग्री बना रहा है। तो जो हम लोग थीटा मेजर करते हैं यानी 30 डिग्री कोई ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का जो ऐसा यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं अस्टेरेडियन। तो घन कोण का यूनिट तो है कि रेडियन में इसे मेजर करेंगे, घन कोण को अस्टेरेडियन में मेजर करेंगे, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे पूरक राशि कहते हैं। आखिर इसी दोनों को हम पूरक राशि क्यों कहते हैं?
तो पूरक राशि हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मात्रक तो होता है, यूनिट तो होता है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन यानी बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं होता है। जिसका मात्रक हो और बीमा नहीं हो पूरक राशि कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी ऐसी राशि है जिसकी मात्रक तो है लेकिन बीमा नहीं है, तो वह कौन और घन कोणीय है जिसका मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता है। तो एक बात यहाँ से आप गौर से समझिए, नोट पॉइंट यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि वह ऐसी राशि हो सकती है जिसकी मात्रक हो लेकिन बीमा नहीं हो, यानी मात्रक हो और लेकिन बीमा नहीं हो, ऐसी राशि हो सकती है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी राशि नहीं होगी जिसकी बीमा हो और मात्रक नहीं हो, मात्रक नहीं हो, यानी इस प्रकार के क्वांटिटी संभव नहीं है। कैसा क्वांटिटीज? वैसा क्वांटिटी जिसका बीमा हो लेकिन मात्रक न हो, ऐसी राशि संभव नहीं है। लेकिन वैसी राशि जिसकी मात्रक हो और बीमा नहीं हो, ऐसी राशि संभव है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना सारी बातें अभी तक यहाँ आपको बताया है, सारी बातें समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद कुछ और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति, देखिए मात्रक पद्धति हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के हो गए। ऐसे आप 9th में पढ़ लिए होंगे 4 प्रकार के, लेकिन वह 3 ही प्रकार से निकला हुआ है, MKS, CGS एंड FPS। देखिए MKS, CGS और APS प्रकार का पद्धति है। पद्धति कहने का मतलब दुनिया में कई सारा जो देश था, सब देश अपना अलग अलग मान रहा था। कोई MKS को फॉलो कर रहा था, कोई CGS को फॉलो कर रहा था, कोई APS को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे जो MKS है यह दर्शाता है लंबाई, द्रव्यमान और समय को। गौर से एक एक बात आप समझते रहिए। देखिए यह क्लास थोड़ा आज लंबा जाने वाला है। लंबाई यहाँ पे जो m है यहाँ पे दर्शाता है कि हम यहाँ पे मीटर में मेजर करेंगे, मीटर में, और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, और समय को हम लोग सेकंड में मेजर करेंगे। यह MKS पद्धति में कहा गया, यानी जो देश MKS को फॉलो कर रहा था वहां अपने लंबाई को मीटर में माप रहा था, द्रव्यमान को किलोग्राम में माप रहा था, समय को सेकंड में माप रहा था। लेकिन वहीं पे जो देश CGS को फॉलो कर रहा था वह लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहा था, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को वहां पे ग्राम में मापा जा रहा था, समय को तो सेकंड में सब लोग मेजर कर रहे थे। और जो APS देश फॉलो कर रहा था वो अपने यहाँ जो लंबाई था उसको फुट में मेजर कर रहा था, फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में मेजर कर रहा था, समय को सेकंड में मेजर कर रहा था। तो इससे देखा गया समय, यहाँ पे जो समय था उसको सेकंड में सब लोग मेजर कर रहा था, सेकंड में, सब लोग यहाँ पे सेकंड में मेजर कर रहा था। तो इससे बहुत बड़ी परेशानी आई। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम भारत में अपने यहाँ जाके मार्केट में कह दे कि 1 पसेरी आलू दीजिए, तो 1 पसेरी कहने का मतलब हमारे यहाँ के मार्केट में लोग समझता है कि 1 पसेरी कहा यानी इसको 5 kg आलू यहाँ से हम लोग दे देते हैं। 1 पसेरी कहने का मतलब 5 kg। अपने देश के लोग जानते हैं कि 1 पसेरी यानी 5 kg। लेकिन वहीं हम लोग दूसरे देश में गए तो वहाँ पे बड़ी परेशानी हुआ कि कोई लंबाई को मीटर बता रहा है, कोई सेंटीमीटर बता रहा है, कोई फुट बता रहा है, कोई द्रव्यमान को किलोग्राम में माप रहा है, कोई ग्राम में माप रहा है, कोई पाउंड में माप रहा है, लेकिन समय को तो सब लोग सेकंड में माप रहे थे। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए क्योंकि हम जैसे कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर बात किया जाए तो हम वहाँ पे गए और वो बताएं कि हम लोग लंबाई को 3 मीटर में लाए हैं, कोई आके बताया कि हम 300 सेंटीमीटर लेके आए हैं, कोई बता रहा है कि हम 3 फुट लेके आ रहा है। तो यहाँ पे परेशानी थी कि किसका मतलब बात को कैसे समझा जा सकता है। तो सारी बातों को यानी टोटल बात को एक रूप में लाने के लिए हम लोग एक राशि को उत्पत्ति किए जिसे हम लोग SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या कि MKS, CGS और APS सभी बातों को एक साथ समझने के लिए हम लोग एक इंटरनेशनल
इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई यूनिट की उत्पत्ति की है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या किया गया कि इस एमकेएस पद्धति को ही लिया कर एसआई सिस्टम में लिया कर रख दिया गया, यानी कि आज के बाद हम लोग लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। यानी एमकेएस पद्धति को ही हम लोग एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम कहते हैं। यानी पहले जो एमकेएस पद्धति था, इसी पद्धति को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई पद्धति में ले जाके रख दिए। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग बीमा देखते हैं। तो देखिए आखिर बीमा क्या होता है। बीमा अभी जस्ट इससे पहले बताएं कि मूल राशि जो है उसकी संख्या 7 है। तो बीमा आखिर क्या होता है, इससे पिछला क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपको हम बताए हैं कि बीमा क्या होता है, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं। देखिए मूल राशि के घाटों के रूप में लिखना, घाटों के रूप में लिखना बीमा कहलाता है। बीमा कहलाता है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि एम, एल और टी, इसे हम लोग एक डब्बा के अंदर बंद कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी राशि की बीमा लिखते हैं। एम के पावर ए लिखते हैं, एल के पावर बी लिखते हैं और टी के पावर सी लिखते हैं। और बीमा लिखने के लिए इससे पहले जो वीडियो आपको हम प्रोवाइड किए हैं उसमें एक बेहतरीन ढंग से बीमा लिखने के लिए सिखा दिए हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको बीमा लिखना आ जाएगा। चलिए इसके बाद कुछ और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मूल मात्रा की बीमा देख लेते हैं। मूल मात्रकों की बीमा। अभी हम यहाँ पे आपको बताया कि मूल मात्रक 7 होता है। सबसे पहले द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता और 7 नंबर पदार्थों का मात्रा। द्रव्यमान के लिए हम लोग बीमा के रूप में एम का उपयोग करते हैं, कैपिटल एम। और पहले आपको बताया है कि हम लोग द्रव्यमान को बॉक्स में लिखकर बंद कर देते हैं। लंबाई के लिए हम लोग कैपिटल एल का उपयोग करते हैं। समय के लिए हम लोग टी का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा के लिए हम लोग आई का या ए का उपयोग करते हैं। ताप के लिए हम लोग के का या थीटा का उपयोग करते हैं। ज्योतिर्तीव्रता के लिए हम लोग CD का उपयोग करते हैं। और पदार्थ के मात्रा के लिए हम लोग डायरेक्ट मोल को ही लिख देते हैं। तो जो मूल मात्रा का बीमा है, यानी टोटल जो 7 मूल मात्रा की बीमा है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इस 7 बीमा को याद कर लेते हैं, इसके बाद जो आप बीमा निकालिएगा इसके सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप गौर से एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट पॉइंट। यदि हम लोग कहीं लिखा हुआ देखें A + B = C, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बीमा A की है वही बीमा B के है और दोनों की बीमा C के बराबर होगा। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 3 गो आम को जोड़ रहे हैं, 3 गो आम को 2 गो आम के साथ में, तो कितना आम हो गया? 5 आम। यहाँ पे क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप समझिए गौर से कि जब आम को हम लोग आम से जोड़ेंगे तो आम मिलेगा। अगर आपको हम कह दें कि 3 गो आम को आप 2 गो अमरूद के साथ जोड़िए
तो कभी आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि आम अलग है, अमरूद अलग है। आम को आम के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपको हम कहें कि 5 केजी चीनी को 2 किलोमीटर लंबाई के साथ जोड़ो, जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, यानी इसका बीमा अलग है। अगर वही आपको हम कह दिए कि 5 केजी चीनी को 2 केजी चीनी के साथ जोड़िए, तो आप लोग बता सकते हैं कि टोटल 7 केजी चीनी हुआ। तो यहाँ पे गौर फरमाने वाला बात यही है कि यदि हम लोग ऐसी क्वांटिटी को कहीं देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी बीमा जो है बराबर है, तभी A+B लिखा गया है। यदि दो राशि एक दूसरे के साथ घाटा हुआ भी है तो भी सेम घटना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बता दें कि 3 गो आम में से 2 आम घटाइए तो बता सकते हैं कि 3 आम में से 2 आम गया, 1 आम बचा। लेकिन अगर आपको हम कह दें कि 5 केजी चीनी में से 3 गो आम घटाइए तो घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। यानी यदि हम 2 राशि को जोड़ रहे हैं या 2 राशि को हम घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी बीमा जो है वह सेम है। तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि 2 राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती है। जोड़ी यानी जोड़ सकते हैं, या घटाई यानी घटा सकते हैं, घटाई जा सकती है। कब घटाई या जोड़ी जा सकती है? जब इसकी बीमा समान हो। जब इसकी बीमा समान हो। नोट पॉइंट 1 नंबर पे हुआ। दूसरा नोट पॉइंट सुनिए आप। अगर आप कहीं फॉर्मूला देखिए, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी KE बराबर ½ mv², यहाँ पर m का बीमा होगा, v का बीमा होगा, लेकिन जो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म ½ है 1/2, इसका बीमा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कांस्टेंट जिसे हिंदी में कहा जाता है नियतांक, उसका बीमा नहीं होता है, यानी बीमाहीन होता है। बीमा नहीं होता है। तो चलिए इसके बाद सीधा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ते हैं। डायमेंशन यानी बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग। अब हम लोग यहाँ पे सीधा पढ़ने वाले हैं बीमाओं का प्रयोग। बीमाओं का प्रयोग या अनुप्रयोग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। देखिए, हम लोग 3 तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन या बीमाओं का अनुप्रयोग पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए। दूसरा सूत्रों की जांच करने के लिए। सूत्रों को जांच करने के लिए अब हम लोग जांच पड़ताल भी करेंगे, क्योंकि डायमेंशंस सीख लिए हैं। और तीसरा जो है हम लोग करते हैं सूत्रों का उत्पत्ति करने के लिए। सूत्रों का उत्पत्ति करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यानी बीमाओं का जो अनुप्रयोग है, सबसे पहले एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए पढ़ते हैं। यदि हम लोग बीमाओं का अनुप्रयोग जानेंगे तभी एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे कि आपको MKS पद्धति में कोई राशि दे दिया गया है और आपको कह रहा है कि आप इसे CGS पद्धति में बदलिए, तो जब आप बीमा का प्रयोग जानिएगा तो इसे आराम से बदल पाइएगा। दूसरा सूत्रों की जांच करने के लिए। अभी आपको बताएं
कि अगर मान लेते हैं कि कोई लिखा गया है a + b = c, तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत। कैसे कह सकते हैं? इसका बीमा चेक करेंगे a का, फिर बाद में b का चेक करेंगे और c का चेक करेंगे। अगर तीनों का बीमा आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह फार्मूला जो है सही है। यानी सूत्रों की जांच कर सकते हैं कब? जब हम लोग बीमाओं का अनुप्रयोग जानेंगे तब। और तीसरा, सूत्रों का उत्पत्ति भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। किसके हेल्प से? तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन यानी बीमाओं का अनुप्रयोग करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक पद्धति को दूसरे पद्धति में हम लोग कैसे बदलते हैं। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताइए 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। ठीक, सेम इसी फार्मूला पे इसको भी हम लोग पुट करेंगे। देखिए N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और हम लोग N2 का वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जूल जो है हम लोग जानते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक है, यानी एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम है। ठीक, और अर्ग जो है हम लोग जानते हैं कि कार्य का सीजीएस मात्रक है। क्या, कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक। बस इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जूल जो कार्य है, कार्य का एसआई मात्रक होता है m⁻1 L⁻2 और T⁻−2। इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर दिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं। तो हम लोग इसको तुलना करते हैं m⁻a L⁻b और T⁻c से। देखिए m के जगह पर m है, लेकिन एकर पावर एक a है, एकर पावर 1 है, यानी a के जगह पर कितना बैठा हुआ है? 1 बैठा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का जो वैल्यू है वह 1 के बराबर है। यहाँ पे l है, यहाँ पे भी l है, एकर पावर b है, एकर पावर 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि b के जगह पर 2 बैठा हुआ है, यानी b का जो वैल्यू है वह 2 है। और यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, लेकिन एकर माथा पर c है और एकर माथा पर -2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि c के जगह पर कितना बैठा हुआ है? तो c के जगह पर -2 बैठा हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट उस फार्मूला में हम इसको पुट कर देंगे, यानी N2 बराबर N1। N1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है। N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो 1 से कुछ में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए इसको हम चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चलिए लिख देते हैं। इंटू M1/M2, M1/M2 के पावर a L1/L2 के पावर b इंटू T1/T2 के पावर c। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, एक को छोड़ देते हैं अब, कि हम लोग जानते हैं कि एमकेएस पद्धति में हम लोग किसको किसको मेजर करते हैं? द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो हम लोग जानते हैं कि m के द्रव्यमान के लिए हम लोग m का उपयोग करते हैं, लंबाई के लिए l का उपयोग करते हैं, समय के लिए t का उपयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एमकेएस पद्धति में m किसका बीमा है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान को हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर किलोग्राम, किलोग्राम अब बटा M2 यानी सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में हम लोग वजन को किस में मापते हैं? ग्राम में। तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग ग्राम इंटू एकर पावर a है, एकर पावर a लिख देंगे L1/L2। पहली पद्धति में लंबाई, पहली पद्धति में लंबाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो हम लोग लिख दिए मीटर। दूसरी पद्धति में हम लोग लंबाई को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर। पावर कितना है? b, यहाँ पे b लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि समय को हम लोग दोनों में सेकेंड में मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे सेकेंड/सेकेंड अब पावर c। चलिए यहाँ से अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है, यानी 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो हम लोग किलोग्राम के जगह पर क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम के जगह पर लिख सकते हैं 1000 ग्राम अब बटा ग्राम।
इसके पावर ए लगा हुआ है और ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ है मीटर, हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और नीचे सेंटीमीटर को छोड़ दिए। यहाँ पे पावर लगा हुआ है बी के वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि समय यानी सेकंड को हम लोग दोनों को एक ही में मेजर करते हैं दोनों पद्धति में, तो सेकंड को छोड़ दिए और यहाँ पावर सी लगा हुआ है, सी के वैल्यू -2 है, यहाँ पे -2 लिख दिए। चलिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। ये हो गया 10,000, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 इंटू, देखिए ये 100 है, 100 के पावर 2 यानी 100 के बार 2 बार, 100 कितना बार 2 बार। इस 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 है, आई 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 है, तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4, यानी हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 4। अब जानते हैं कि अगर बेस बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ता है, यानी 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 4 बराबर 10 के पावर 7, यानी n2 के वैल्यू कितना आया 10 के पावर 7। और इसको लिखने के लिए एक बेहतरीन तरीका आपको बताया है कि जो वैल्यू मिले उस वैल्यू को लिया के वाट के साइन पर हम लोग लिख देते रख देते हैं, तो यहाँ लिख दिए 10 के पावर 7, तो फाइनली हम लोग को मिल गया 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। और इस वैल्यू को हम लोग तो पहले से भी याद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी देखिए बीमीय सूत्र से हम लोग कैसे निकाले। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो सेकेंड यहाँ पे था सूत्रों की जांच करना उसे देखते हैं। तो जो यहाँ सेकेंड पॉइंट था सूत्रों की जांच करना, सूत्रों की जांच करना, एकदम सिंपल एगो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग फार्मूला जानते भी हैं कि W बराबर F इंटू एस होता है, जहाँ W को हम लोग कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं, F को हम लोग बल कहते हैं और S को हम लोग विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन। देखिए यहाँ से हम लोग गौर से समझने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आप लोग गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग चेक करना चाहते हैं कि फार्मूला सही है या गलत। चेक कर सकते हैं कैसे कि यहाँ से हम लोग W का बीमा सबसे पहले इस साइड को LHS कहते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर को कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। तो LHS से हम लोग चलते हैं, LHS वर्क, कार्य का हम लोग बीमा जानते हैं। कार्य का बीमा हम लोग क्या जानते हैं कि कार्य का बीमा होता है m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर -2 होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग एक साइड का तो बीमा जानते हैं, सेकेंड साइड का हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। RHS के बीमा, RHS दिया हुआ है F इंटू एस, ठीक। हम लोग जानते हैं कि F को बल कहते हैं, जो कि बल किसके बराबर होता है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे, बल गुना विस्थापन। हम लोग जानते हैं कि बल किसके बराबर होता है, बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर। द्रव्यमान यानी बल के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग द्रव्यमान गुना त्वरण। अब पहले से विस्थापन मल्टीप्लाई में था तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पर लिख दिए विस्थापन। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान का बीमा होता है m, तो हम लोग लिख दिए m इंटू त्वरण का बीमा हम लोग जानते हैं कि होता है l t के पावर -2, इसलिए हम लोग लिख दिए त्वरण के जगह पर l t के पावर -2 इंटू विस्थापन एक प्रकार का दूरी है और दूरी का बीमा हम लोग जानते हैं कि इसका बीमा l होता है। चलिए यहाँ से सबको एक साथ कीजिए, m n m है ना है, तो m को हम लोग जस के तस छोड़ दिए। l एगो यहाँ है, l एगो यहाँ है, यानी एगो l यहाँ एगो l यहाँ, क्या टोटल कितना l हुआ, l 2 हो गया, यानी l के पावर 2 लिख दिए। t यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी t सिर्फ यहाँ है और t के पावर कितना है -2 है। तो हम लोग देखें कि जो बीमा LHS के है, यानी इसका पावर ना कुछ तो 1 लिख सकते हैं। देखें कि इसका जो बीमा LHS का है वही बीमा RHS का है, यानी यह सूत्र सही हो सकता है।
यह सूत्र सही हो सकता है। कन्फर्म तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि यह सूत्र सही है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा। क्या लिखिएगा, बोल देते हैं कि अगर कोई सूत्र विमीय रूप से सत्य है तो अगर कोई सूत्र विमीय रूप से सही है तो यह जरूरी नहीं कि वह फार्मूला सही है। लेकिन अगर कोई फार्मूला विमीय रूप से गलत है तो वह फिक्स हो जाएगा। यह बात फिक्स है कि वह फार्मूला जो है वह गलत है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर कोई सूत्र विमीय रूप से सही है तो वह सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर वह विमीय रूप से गलत है तो वह ऑलवेज गलत होगा। तो इस बात को आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि कोई सूत्र अगर विमीय रूप से सही है तो सही के साथ गलत हो सकता है, यानी फार्मूला सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई विमीय रूप से गलत है, अगर यहाँ पे गलत होता तो हम यहाँ पे कन्फर्म कह देते कि गलत है। लेकिन सही है तो हम लोग कह नहीं सकते हैं कि सही है या गलत है। लेकिन इस फार्मूला को तो हम लोग जानते हैं, इसलिए इसे हम लोग कह देंगे कि सही है। लेकिन और आगे कोई ऐसा भी फार्मूला आएगा जो विमीय रूप से सही है लेकिन उसका एक्चुअल जो फार्मूला का वो फार्मूला है वह नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विमीय रूप से अगर कोई फार्मूला सही है तो वह सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई विमीय रूप से गलत हो गया तो वह गलत ही होगा। तो चलिए इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था यानी सूत्रों की उत्पत्ति, उसे देखते हैं। जो तीसरा पॉइंट था उसे हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट था सूत्रों की उत्पत्ति। सूत्रों की उत्पत्ति। देखिए आज का जो क्लास है काफ़ी लंबा हो गया होगा, थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि पहली बार इतना लंबा क्लास यूट्यूब पर हम लोग ले रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है, आप लोग भी थोड़ा उब गए होंगे। देखिए तीसरा जो पॉइंट है सूत्रों की उत्पत्ति। इस तरीके को ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, गौर से समझिए। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं के, गतिज ऊर्जा किसी कण के द्रव्यमान m, वेग भी तथा घनत्व ρ पर निर्भर करता है यानी डिपेंड करता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए या निकालिए, सूत्र बताइए। तो देखिए जो बात यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है उसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि गतिज ऊर्जा जो के है द्रव्यमान, वेग और घनत्व पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे नहीं जान पाएंगे या नहीं समझ पा रहे हैं कि द्रव्यमान के साथ समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, वेग के साथ समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, घनत्व के साथ समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा भी नहीं गया है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है वह द्रव्यमान m, वेग v और घनत्व ρ के समानुपाती है। और समानुपाती के साइन को हटते ही एक परंपरा है। क्या परंपरा है कि यदि हम लोग समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो कोई हम लोग कांस्टेंट को लेके आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट को लेकर आए और यहाँ पे लिख दिए m v ρ। यहाँ पे m के पावर a लिख दिए, v के पावर b लिख दिए और ρ के पावर c लिख दिए। यहाँ पे हम लोग अभी लिख रहे थे
एल के पावर बी और टी के पावर सी। उसी टर्म में हम लोग लिख दिए एम के पावर ए, बी के पावर बी और रो के पावर सी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में यानी दोनों पक्ष पर, दोनों पक्ष यानी दोनों साइड हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार का कार्य है, क्योंकि कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, तो इसका हम लोग बीमा जानते हैं कि इसका बीमा होता है एम के पावर 1, एल के पावर 2 और टी के पावर -2। इसको हम लोग बक्सा में बिल्कुल बंद करना नहीं भुलाएंगे। चलिए कांस्टेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आपको हम पहले बताएं कि कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं। एम को हम लोग एम के टर्म में छोड़ देते हैं, इसका पावर ए है, इसके पावर को हम लोग ए लिख दिए। यहाँ पे भी है, हम लोग जानते हैं कि भी वेग है और वेग का बीमा होता है एल टी के पावर -1 और एक पावर बी है, इसको पावर में हम लोग बी लिख दिए। और अगर आप लोग घनत्व का बीमा नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, इसका बीमा होता है एम इंटू एल के पावर -3 यानी द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन के लिए एल की ऊपर जाएगा तो -3 के पावर सी। यहाँ से आप गौर से एक एक बात को समझिए कि यहाँ पर एम एगो, यहाँ पे पहले चलिए एक स्टेप और चलते हैं। एम के पावर 1, एल के पावर 2, टी के पावर -2, इसको जस्ट के तरह छोड़ देते हैं। इसको लिख देते हैं एम के पावर ए, एल के पावर बी, टी के पावर -b, एम के पावर सी, तो लिख दिए एम के पावर सी। यहाँ पर एल के पावर -3 इंटू सी यानी एल के पावर -3 इंटू सी। और इसको फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम के पावर 1, एल के पावर 2, टी के पावर -2। ब्रैकेट को बंद करते हैं, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एम यहाँ पे एगो, यहाँ एम और यहाँ एम, तो हम लोग लिख सकते हैं एम के पावर ए प्लस सी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बेस बराबर होगा तो उसका पावर आपस में जुटता है, इसलिए जोड़ दिए। यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो हम लोग एक यहाँ पे लिख सकते हैं एल के पावर बी प्लस करेंगे, लेकिन साइन यहाँ किसका है, निगेटिव का, तो निगेटिव रखेंगे 3 के पावर 3c। उसके बाद देखें कि टी यहाँ है, टी और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दें टी के पावर -b। इसको भी हम लोग बक्सा में बंद कर दिए। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग देखें कि एम यहाँ है, एम यहाँ है, यहाँ a प्लस सी है, यहाँ 1 है, यानी a प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हम लोग लिख दिए कि a प्लस सी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। आगे बढ़े, एल के पावर 2 है, यहाँ एल के पावर b -3c है, यानी b -3c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 लिख दिए। यहाँ देखिए कि टी के पावर -2 है, यहाँ टी के पावर -b है, यानी -b के जगह पर कितना बैठा हुआ है, -2 बैठा हुआ है, ई से कैंसिल, यानी b बराबर हम लोग को डायरेक्ट कितना मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ पे इसकी इक्वेशन फर्स्ट इसको मानते हैं, इक्वेशन सेकंड इसको मानते हैं। b का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो जब b का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को गौर से देखिए क्या मिलेगा, b के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 - 3c अब बराबर 2, ई पर टी प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी 3c बराबर 0, तो c बराबर हम लोग को यहाँ पर क्या मिल गया, c बराबर हम लोग यहाँ पे 0 मिल गया। जब हम लोग को c बराबर 0 मिल गया तो इस c के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो c के जगह पर 0 लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 0 बराबर 1, यानी a बराबर हम लोग को कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो हम लोग को a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 0 मिल गया। और सारे जो हम लोग के यहाँ पे जो जितना सारा वैल्यू हमको यहाँ मिला है, सब को हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसके हम लोग 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब के वैल्यू को रख देते हैं, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि के बराबर जो होगा, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, तो हम लोग कांस्टेंट को ऐसे लिख देते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा हमें मालूम नहीं है, इनटू एम यहाँ पे लिखिए, एम का पावर ए है और ए का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है, 1 मिला है, तो 1 लिख दिए। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम लोग भी लिख दिए, भी के पावर कितना है, b है, और b का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है, 2 मिला है, 2 लिख दिए। यहाँ पे रो है, यहाँ पे हम लोग रो लिख दिए, और रो के पावर यहाँ पर c है, और यहाँ पर c का वैल्यू कितना मिला है, c के वैल्यू 0 मिला है। और आप जानते हैं कि कुछ हो रहे ओकर पावर 0 हुआ, ओकर वैल्यू 1,
C के पावर 0 यानी 1, D के पावर 0 यानी 1, 1000 के पावर 0 यानी 1, यानी कुछों के पावर 0 हुआ उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रो का पावर कितना है, 0 है, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के जो होगा वो होगा कांस्टेंट इंटू एम के पावर 1 इंटू वी के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे जो रो है वह खत्म हो गया। तो यही हम लोग को यहाँ से फार्मूला मिल गया। तो आप यहाँ से फार्मूला तो हम लोग को मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक बात को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सके, वह कौन सा है, कांस्टेंट। तो इसका ऐसे भी हम लोग फार्मूला जानते हैं कि के बराबर जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए एम और भी का तो वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि के का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट इंटू एम वी स्क्वायर होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे हाफ नहीं निकाल पाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेमियर सूत्र से हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो 1/2 है प्रैक्टिकल वैल्यू है कि हम लोग एम का वैल्यू इतना लिए तो वेग उतना हुआ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो तभी सही होगा। तो यह जो प्रैक्टिकल वैल्यू यानी कांस्टेंट का जो वैल्यू है हम लोग बेमियर सूत्र से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली जो फार्मूला मिला बेमियर सूत्र से के इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एम वी स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए इतना मेहनत आपके लिए हम किए हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर नहीं कीजिएगा तो आपको पाप लगेगा। सारा मेहनत आपके साथ किया गया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं, गुजारिश करते हैं प्लीज़ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए, तब ना हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके पास जितना सारा ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब नेक्स्ट वीडियो में ईरर स्टार्ट करेंगे, ईरर जो ट्रिटी है उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।